पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। निर्देशन हम कर रहे थे, डायरेक्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया और पार्ट नंबर 4 जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि पार्ट नंबर 4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने शैली हमने कर ली थी नेतृत्व की। एक शैली रह गई थी बेटा, वो ये रही, ठीक है। और इसके बाद संदेशवाहन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो उसने बोला स्वतंत्र नेतृत्व शैली होता क्या है। तो स्वतंत्र नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता अपने अधीनस्थों को, यानी जो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं या जिसके फॉलोअर है, उसको निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात को समझना क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्र नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता अपने अधीनस्थों को, यानी जिसके नीचे काम कर रहे हैं, उनको निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हमने जब पहले वाली पढ़ी थी उसमें था सिर्फ नेता ही सारे फैसले लेगा, नीचे वाले का कोई रोल नहीं है। दूसरी वाली पढ़ी थी उसमें नेता सबसे पूछेगा, जांचेगा, सबसे बात करेगा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करेगा खुद से, ठीक है, बस सबसे पूछने के बाद, ठीक है। इसमें नेता बोला कि कोई बात नहीं, तुम खुद से अपने डिसीजन ले लो, खुद से ही डिसीजन ले सकते हो। उसका मतलब नेता यहाँ पे एक तरह से नेता का रोल दिख नहीं रहा, नेता ने खाली ये बोल दिया अधीनस्थों को तुम खुद ही निर्णय ले सकते हो। तो उसने बोला स्वतंत्र नेतृत्व शैली से अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्र नेतृत्व शैली की उपयोगिता क्या है? तो यह शैली वहां उपयोगी है, वहां सूटेबल है जहां पर अनुयायी, यानी जो आपके जो फॉलोअर है, जो आपके अधीनस्थ है, वो आपके क्या है, विश्वसनीय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? यानी विश्वास पात्र होने चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, अनुयायी है बहुत ज्यादा चतुर, अनुभवी और शिक्षित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए। और चतुर में मैंने बताया था स्किल्ड, ठीक है ना भाई, स्किल्ड से मतलब है चतुर का, ठीक है ना। तो अनुयायी जो है बहुत अधिक चतुर, अनुभवी और शिक्षित होने चाहिए। अनुयायी जो है विश्वसनीय हो, तो अगर जहां पे अनुयायी आपको विश्वसनीय दिख रहे हैं वहां पे ये वाला मेथड लग जाएगा, ये वाली स्टाइल लग जाएगी। जहां पे आपको लगता है अनुयायी जो है बहुत ज्यादा चतुर है, अनुभवी या शिक्षित है, वहां पे ये वाला स्टाइल लग जाएगा। उसके अलावा जहां बाहरी विशेषज्ञ, यानी जो बाहर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका प्रयोग हो रहा है, यानी डिसीजन मेकिंग में बाहर वालों से भी कंसल्टेंसी ली जा रही है, तो वहां पे आप इस वाली शैली का प्रयोग कर रहे हो। उसके अलावा जहां अनुयायियों को अपने काम पर गर्व है, यानी अनुयायियों को अपने काम पर गर्व है और वे स्वयं ही इसे सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इसका मतलब लीडर की जरूरत नहीं है, अनुयायियों को अपने काम पे खुद गर्व है और वे इसे सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो ये इसी वाली शैली में देखने को मिल सकता है। जहां स्वतंत्र निर्णय पद्धति हो, यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, वो ये वाला होता है। और जहां अधिकारों को क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, यानी अधिकार बांट दिए गए हो सब जगह, ठीक है ना, तो उसको क्या बोल, वो वहां पे क्या लगता है, वहां पे स्वतंत्र नेतृत्व शैली लगती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र जो नेतृत्व शैली है वो कहाँ उपयोगी है, कहाँ पे ये देखने को मिल सकते हैं, तो कहाँ पे, जहाँ पे जो अनुयायी है वो विश्वसनीय हो, जहाँ पे अनुयायी बहुत ज्यादा चतुर हो, अनुभवी और शिक्षित हो, जहाँ पे आप बाहरी विशेषज्ञों का प्रयोग कर रहे हो निर्णय लेने में, ठीक है, जहाँ निर्णय लेने में और काम करने में, ठीक है ना, जहाँ अनुयायियों को अपने काम पर गर्व हो और वो उसे स्वयं ही सफलतापूर्वक चला सकते हो, जहाँ स्वतंत्र निर्णय पद्धति हो और जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो। क्लियर हो गया? चलो, उसके अलावा इसके क्या गुण और लाभ क्या है, यानी स्वतंत्र नेतृत्व शैली जो है उसके गुण क्या है और दोष क्या है। अगर हम बात करें तो पहला, संगठन के विकास एवं विस्तार में सहायक, संगठन के या संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायक होता है ये, ठीक है। अधीनस्थों का इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, तो अधीनस्थों में आत्मविश्वास का विकास होता है, ठीक है। उच्च स्तरीय अभिप्रेरण मिलता है, यानी जो उच्च स्तरीय मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे। और स्वतंत्र निर्णय पद्धति होती है, बिल्कुल निर्णय लेने की स्वतंत्रता पाई जाती है। जबकि दोष में यह है कि यहाँ पे देखो, जब एक सब चीज बांट दिया जाएगा तो उनके बीच में जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसमें कठिनाई आना है। तो समन्वय में कठिनाई आती है बहुत सारी जगह, जब तितर बितर हो जाता है काम, तो उसको समन्वय, यानी उनके बीच में तालमेल बैठा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो समन्वय में कठिनाई देखने को मिल रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना? उसके अलावा प्रबंधकीय जो पद है, यानी जो लीडर है, लीडर का जो पद है वो महत्वहीन हो रहा है, क्योंकि लीडर की तो चल ही नहीं रही है। लीडर ने तो अपने आप को अलग थलग कर दिया ऐसे करके, बाकी सारे काम तो अधीनस्थ कर रहे हैं, अनुयायी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रबंधकीय पद है, जो उच्च स्तरीय पद था, वो बिल्कुल महत्वहीन हो चुका, उसके पास कोई अधिकार बचे ही नहीं है, ठीक है ना। केवल ये अधिक शिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त है, ये वाली जो है ना शैली, ये वही उपयुक्त है जहाँ बहुत ज्यादा अधिक शिक्षित लोग हो, बहुत अधिक अनुभवी लोग हो, वही उन्हीं के लिए उपयुक्त है, वरना और कोई जगह पे ये लग नहीं सकता। मगर आप कम शिक्षित लोग हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे।
तो इसके लिए मतलब यहाँ पे एक दोष ही आ गया कि भाई आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनुभव वाला होना चाहिए, तभी आप इसको इस शैली को अपना सकते हो। अब जैसे इसका डायग्राम देखोगे तो ध्यान से, तो ए का बी के साथ कम्युनिकेशन है, बी का सी के साथ है, सी का बी के साथ है, सी का डी के साथ है, डी का सी के साथ है। देखो दोनों तरफ एरो लग रहे हैं, ए का डी के साथ भी है और डी का ए के साथ भी है, ए का सी के साथ भी है, ए का सी का ए के साथ भी है। मतलब इस तरह से कम्युनिकेशन कहीं भी जा सकता है ना। अब लीडर को देखोगे तो लीडर का कोई लेना देना ही नहीं है, लीडर अलग थलग पड़ा हुआ है। अब तक क्या था, लीडर से कनेक्टिविटी रहती थी। पहले वाले में लीडर के नीचे आते थे कि जो कम्युनिकेशन था वो ऊपर से नीचे की ओर जाता था, यही बताया था ना। दूसरे वाले में लीडर बीच में आता था, यानी हर चीज लीडर से पूछताछ, लीडर सबसे जांच पड़ताल करेगा, मतलब विचार विमर्श करेगा, उसके बाद डिसीजन लेता था। तो लीडर बीच में आता था और यहाँ पे लीडर बिल्कुल साइड हट गया, क्योंकि यहाँ पे सारा काम किसके हाथ में छोड़ दिया, अनुयायियों यानी जो अधीनस्थ है उनके हाथ में छोड़ दिया गया। क्लियर? तो डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत आसान था, तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए होंगे जहां तक है। ठीक है बेटा, पेपर में ये आता है, याद रखना, ठीक है ना। तीनों में से एक पूछ ही लेता है, तो ये बिल्कुल डीपली इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर मान लो लिखो, वहां पे लिखा होगा कि यहाँ पे स्वतंत्र निर्णय पद्धति है, राम एक ऐसी संस्था में काम करता है जहाँ पे स्वतंत्र निर्णय पद्धति है, तो बताओ यहाँ पे कौन सी लीडरशिप स्टाइल चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए वहां पे स्वतंत्र नेतृत्व शैली चल रही है। और इनका एक एक नाम और है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको चौथे पार्ट की, जब मैं 3 पार्ट में तोड़ा था, तो सबका एक एक नाम अलग अलग मैंने और बता दिया था। ठीक है, वो भी याद कर लेना। क्लियर है ना? फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब आगे देखिए बेटा, लीडरशिप आपका खत्म हो गया, ठीक है। और अब जो आपके पास है वो संदेश वाहन है, यानी कम्युनिकेशन है। संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं संदेश वाहन होता क्या है। तब ने कहा संदेश वाहन से अभिप्राय तथ्यों, विचारों और भावनाओं, ठीक है, जो फैक्ट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है, आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करने व समझाने की कला से है। तो संदेशवान से अभिप्राय तथ्यों को, विचारों को, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। समझाना देखो बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे। पहले ना समझाना वर्ड बहुत टाइम पहले होता नहीं था डेफिनेशन में, बट इन्होंने बाद में डाला कि समझाना वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक लाइन है यहाँ पे लिखी हुई है कि संदेशवान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए संदेश पर विश्वास करना या उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यानी अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो आप मेरी बात पे विश्वास करो, ये जरूरी नहीं है, या मेरे से सहमत हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जरूरी है क्या? जरूरी बस ये है कि आप इसे मात्र समझ लो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि क्या नाम है, मैंने परसों क्या नाम है, मैं बोर्ड पे लिख रहा था, मैंने बगल में देखा चुड़ैल खड़ी थी, ठीक है, तो आप मेरे पे विश्वास करो या ना करो, वो मैटर करता ही नहीं है। आप खड़ी है नहीं खड़ी, उसे मैटर नहीं है। आप विश्वास करते हो तो भी अच्छा, नहीं करते हो तो भी अच्छा है, मगर आपको समझ में आ गया ना चुड़ैल ही बोल रहा हूँ। अब मान लो आपको समझ ही नहीं आया चुड़ैल होता क्या, आप सोचो चुड़ैल का मतलब हो गया खिलौना खड़ा है, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बाकी आप उससे विश्वास करो, आप उससे सहमत हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता। तो ये बात बहुत जरूरी होता है कि संदेशवान से अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। संदेशवान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए संदेश पर विश्वास करना या उससे सहमत होना आवश्यक नहीं होता, इसे मात्र समझ लेना ही पर्याप्त है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? आगे मैंने बोला संदेशवाहन की विशेषताएं क्या होती है। तो संदेशवाहन की विशेषता यह है कि बेटा देखो संदेशवाहन करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप अकेले में बड़बड़ा रहे हो, अकेले में बात करो, तो बेटा आपको पागल समझा जाएगा, लूनेटिक माना जाएगा, जो भी है अनसाउंड माइंड माना जाएगा, ठीक है ना। नहीं अनसाउंड माइंड, लूनेटिक पागलों के काम है, ठीक है, पागलों के नाम है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या करना है, विचारों का विनिमय करना है, यानी विचारों का आदान प्रदान करना है। मैं कुछ बोल रहा हूँ फिर वो रिपीट में बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा फिर वो बोल रहा है, इस टाइप से आपसी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। संदेशवाहन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है, याद रखना। यानी अगर हम आमने सामने बात करें तो वो प्रत्यक्ष है, अगर आमने सामने नहीं करें, किसी और माध्यम से अगर हम बात करें तो वो अप्रत्यक्ष होता है। तो उसका मतलब संदेशवाहन के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की जरूरत होती है। क्लियर हो गया? नंबर 2, विचारों का विनिमय होता है, यानी बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है विचारों का। उसके अलावा आपसे समझ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद संदेशवाहन आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। अगर आमने सामने कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष, अगर आमने सामने नहीं कर रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। यह लगातार
चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार प्रक्रिया बोल सकते हो इसे आप, ठीक है, या कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। अब जैसे टॉप से बॉटम यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, उसमें प्रबंधक जो है अपने अधीनस्थों को बार बार क्या है वो संदेशवाहन कम्युनिकेट करते रहता है उनसे, तो वो बेटा चलता रहता है। जब तक आपका संगठन चलेगा तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी। तो उसका मतलब ये एक लगातार और कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। और संदेशवाहन में शब्दों का, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ शब्दों से ही संदेशवाहन होता है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ संकेतों से, ठीक है, भी कर सकते हो, आप संकेत दे सकते हो। आप खाली ना, हम बोलते हैं इशारे विशारे कर देते हो, तो बेटा वो भी संदेशवाहन का ही है, ठीक है ना, वो भी संदेशवाहन होता है। तो शब्दों और संकेतों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला आता है संदेशवाहन की प्रक्रिया क्या है। बेटा प्रक्रिया आपको लाइन बाय लाइन ऐसे ही याद करनी है, ठीक है ना, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, याद रखना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे याद रखना। सबसे पहले संदेशवाहन की प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले प्रेषक चाहिए। प्रेषक वो होता है जिसको हम सेंडर बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं, सेंडर, ठीक है। तो प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला। सपोज करो मैं संदेश भेजने वाला हूं, तो मैं प्रेषक हो गया, सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, एक संदेश तैयार करूंगा जिसमें फीलिंग, फैक्ट्स, इमोशन, ये सब चीजें होगी, तो एक मैसेज तैयार करूंगा। तो दूसरा होता है मैसेज। तीसरा आता है संदेशबद्धता। अब देखो मैसेज आपका डायरेक्टली नहीं जाता, जैसे आपने बोला, आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ से मैसेज तुमने टाइप किया और मैं उसको भेज रहा हूं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो ऐसे नहीं जाएगा। पहले वो क्या है, सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। बेटा किस में कन्वर्ट होगा, संकेतों में कन्वर्ट होगा। तो उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग होना, यानी उसको पहले कुछ सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाता हो। उसके बाद किसी माध्यम यानी किसी मीडियम के थ्रू वो संचारण, उसका मतलब संचारण किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है। तो माध्यम के थ्रू यानी मीडियम होता है। तो सबसे पहले सेंडर आया, सेंडर मतलब प्रेषक हो गया, संदेश भेजने वाला। वो एक संदेश तैयार करेगा, उस संदेश को एनकोड कर देगा, यानी एनकोडिंग मतलब क्या, संदेशबद्धता करेगा, संकेतों में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, मतलब अपना आप ही हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद माध्यम यानी एक मीडियम आएगा संचार, जिसके थ्रू मैं उसको भेजूंगा। फिर प्राप्त करता है रिसीवर के पास वो जाएगा, जैसे वो जाएगा तुरंत वो संदेश वाचन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिकोड हो जाएगा। वो जो सिंबल थे दोबारा वापस से सेम मैसेज बन जाएगा। यानी इसका मतलब अगर मैं यहाँ से आपको हेलो लिख रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आपको जब वो यहाँ से सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहा है, तो हेलो हेलो ऐसे, हेलो ऐसे नाश्ता में जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो सिग्नल की फॉर्म में जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर 0101 समझता है, उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता। 0101 ही तो समझता ना। तो ये जो होता है ना बेटा, ये हमारा एक सिग्नल बोलो या फिर एक तरीका बोलो, ठीक है, संकेत बोलो, हम उसके थ्रू भेज रहे हैं। बट जब आपके पास वो जाएगा, तो वापस से वो 0101 जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी संकेत है, वो वापस से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं डिकोड हो जाना, ठीक है ना। फिर आपको जैसे वो समझ में आया था, आप क्या फीडबैक देते हो, तो उसको बोलते हैं वापस जानकारी अथवा प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक देना होता है। क्या देना होता है, फीडबैक देना होता है। आप भी सामने से करता है हेलो, ठीक है, या हाय, जो भी है। देन उसके बाद एक शोर आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ता है, नॉइस। नॉइस आजकल जो है लिखा रहता है बुकों में, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पे नॉइस, ठीक है ना, शोर ये यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा देखो सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले प्रेषक आया यानी संदेश भेजने वाला, वो संदेश तैयार करेगा, फिर संदेशबद्धता होगी यानी एनकोडिंग होगी, उसके यानी मैसेज है, मैसेज के बाद एनकोडिंग हुई, एनकोडिंग के बाद मीडियम यानी माध्यम, संचारण बोल सकते हो। उसके बाद रिसीवर आएगा, प्राप्त करता, वो उसको डिकोड करेगा यानी संदेश वाचन होगा। फिर फीडबैक आएगा, वापस जानकारी अथवा प्रतिपुष्टि, और देन उसके बाद शोर यानी नॉइस। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा। अब आगे देखिए बेटा, इसने बोला संदेशवाहन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो औपचारिक संदेशवाहन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन, और अनौपचारिक संदेशवाहन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो औपचारिक संदेशवाहन होता क्या है, इसमें मतलब औपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति यानी ऑफिशियली सैंक्शनड प्राप्त होती है, यानी जो मंजूरी, मतलब एक तरह से बोलो तो अधिकारी यानी आधिकारिक जो है स्वीकृति प्राप्त होती है। तो उसमें मतलब औपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है ना, यानी जिसे सबने क्या है माना है, मंजूर किया है, ठीक है ना, और ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसे उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन, उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन भी कहा जाता है। ये नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय संगठन के अंदर, ये भी संगठन के अंदर की बात कर रहा है, क्योंकि बाहर की बात तो करनी नहीं, हम तो अंदर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, यानी ये अनाधिकारिक होता है। क्या होता है, अनाधिकारिक, ठीक है ना, ये आधिकारिक स्वीकृति यहाँ पे प्राप्त नहीं होती। और इसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन यानी ग्रेप मतलब होता है अंगूर, ठीक है ना, तो अंगूरी लता संदेशवाहन भी कहा जाता है। बहुत बार बेटा पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इस चीज में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला,
संदेशवाहन के प्रकार औपचारिक संदेशवाहन, अनौपचारिक संदेशवाहन। औपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है। अनौपचारिक संदेशवाहन से अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब ये अनाधिकारिक होता है, ठीक है ना। इसे उपयुक्त श्रृंखला द्वारा संदेशवाहन भी कहा जाता है, इसे अंगुली लता संदेशवाहन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो उस पार्ट को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोशिश करेंगे अगले पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाए, अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट और बनेगा बस, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं।